नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजस्थान में सियासी भूचाल आया हुआ है और लगातार सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी को हिलता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में होते हुए भी सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से नहीं मिले और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। इस बीच बीजेपी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो जरूर मिले हैं और अब कल राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें वो शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो पायलट खेमे के करीब 30 विधायक हैं वो उन्हीं के साथ हैं और ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हुकूमत में है जो कभी भी गिर सकती है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त अपने मंत्रियों का इस्तीफा सीएम अशोक गहलोत मांग सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान जारी है और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और आज ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया। बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और साथ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर तीखी टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर वरंगल के स्थानीय टीआरएस कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और उन्होंने अरविंद कुमार की कार पर अंडों से हमला किया और पुलिस की मौजूदगी में टीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी कार्यालय को घेरने का प्रयास किया, जिससे वहां पर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई और इस हमले में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस के टीआरएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने से स्थिति काबू में आ गई और उससे पहले बीजेपी सांसद ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य के लोग परेशान हैं, लेकिन सीएम केसीआर उन्हें भगवान भरोसे छोड़कर अपने फार्म हाउस में जाकर बैठे हैं। केरल में सोना तस्करी मामले में दो प्रमुख आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को कोची में एनआईए अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सोमवार को आ जाएगी और अगर उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होती है तो कोई उनकी हिरासत में विचार किया जाएगा। और इससे पहले तिरुवनंतपुरम में पकड़े गए यूएई के महावाणिज्य दूतावास के पते पर राजनयिक सामान के साथ तस्करी किए जाने वाले 30 किलो सोने से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद से जुड़ी हुई धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराई और शुक्रवार को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। और एनआईए ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तस्करी किए गए सोने से होने वाले फायदे का इस्तेमाल भारत में आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में भी किया जा सकता था। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा और जब तक कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में नहीं हो जाता, इसी कड़ी में वीकेंड पर लॉकडाउन का असर खंडवा के पंधाना में भी देखने को मिला है। और बता दें कि यहां पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रोजाना सैकड़ों वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हाईवे पर सन्नाटा छाया रहा और सिर्फ इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई दिए। देखिए, जिला स्तर पे ये आदेश निकाला गया है कि प्रत्येक रविवार संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही ओपन रहेगी, बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। तो जो भी अगर उल्लंघन करता है, जैसे आज ही भ्रमण के दौर पर तो भ्रमण करते हुए हमें कुछ लोग मास्क नहीं लगाए पाए गए, उनको हमने उनका 100 रुपये की चालानी कार्रवाई भी करेंगे और की भी है। और कुछ लोग अगर मास्क नहीं है तो हम मास्क वितरण भी कर रहे हैं कि ताकि गलती से छूट जाता है लोग। लेकिन देखा जा रहा है कि अब लॉकडाउन का अच्छा फॉलो किया जा रहा है। पंधाना शहर के लोगों को मैं ये भी एक धन्यवाद करूँगा कि प्रशासन का अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी मुस्तैद हैं हर जगह और इसी कारण हम अब फिर से पूरे पंधाना जो है वो एक कोरोना फ्री है और आशा करते हैं ऐसे ही फ्री रहे। तो इस प्रकार का सहयोग रहेगा तो हम बिल्कुल ही कोरोना से मुक्त रहेंगे।
और फिर से सभी को मैं बोलूँगा कि सहयोग करें, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, सभी का सहयोग। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सटे दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी में रविवार को 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और आईजी ऑपरेशन अमिताभ ठाकुर ने बताया कि 4 लाख का इनामी नक्सली कन्ना मार्डी और 2 लाख का इनामी महिला नक्सली लाके पनेम ने मलकानगिरी जिला पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश खिलारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और मलकानगिरी जिला पुलिस कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर पुलिस अधीक्षक खिलारी ने आत्मसमर्पण करने वाले दोनों इनामी नक्सलियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर के किया है। तेल विपणन कंपनियों ने 12 दिन के अंतराल के बाद रविवार को डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है और अलग अलग शहरों में डीजल के भाव में 16 से 18 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि पेट्रोल के दाम में किसी तरह की बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रविवार को 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर बनी रही और वहीं डीजल 16 पैसे की तेजी के साथ 80 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया और शहर में डीजल का भाव शनिवार तक 80 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर पर था। डीजल पर वैट अधिक होने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन फिर से लगना शुरू हो गया है और इसी क्रम में बेंगलुरु में भी लॉकडाउन लागू होने की सूचना मिली है। बेंगलुरु में 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा और जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 2313 नए कोरोना केस मिले हैं और इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या वहां पर बढ़कर 33,418 तक पहुंच गई है। भगवान भोलेनाथ संसार की सबसे बड़ी शक्ति कहलाते हैं। जो श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरिद्वार में महामंडलेश्वर कैलाशनंद ब्रह्मचारी के निजी सचिव अंकुश शुक्ला ने यह कहा है कि सावन में भगवान शिव की विधि विधान से की गई पूजा अर्चना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि सूक्ष्म आराधना से ही भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं और उनकी खाली झोलियां भर देते हैं। महाराज अंकुश शुक्ला ने यह भी कहा है कि मनुष्य को जीवन में सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है और इस बार हालांकि कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं इस महीने को श्रद्धालु जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं वो सही तरीके से नहीं मना पा रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। लेकिन जिस तरीके से लगातार भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, तमाम एहतियात बरतते हुए भी, उसी को लेकर के हरिद्वार में भी जिस तरीके से देखने को मिला है वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर के वहाँ पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और इसी को लेकर के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया है कि जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और सत्य की राह पर चलता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। ये सावन का महीना चालू हो चुका है तो सारे हरिद्वार के जितने तीर्थ हैं, जितने मंदिर हैं, सब पे पूजन पाठ अभिषेक चल रहा है। और हमारे यहाँ श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज द्वारा 1 मास पूरे सावन मौन व्रत रख करके रुद्राभिषेक चल रहा है। हम तो सुबह 5 बजे पूजन में बैठ जाते हैं, शाम को एक आसन लगा करके अभिषेक चल रहा है। आज जो तमाम भक्त हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे धर्मनगर हरिद्वार से? वो अपने घर में बैठ करके साधना करें और अपने महादेव जो भी उनके स्थान है, गांव के जो अपने स्थान है उनके वहां पे जल चढ़ाएं, वहीं से मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शंकर ऐसा आशीर्वाद देंगे। शासन प्रशासन ने भी रोक लगा दी है कि बार की कोई कांवड़िया हरिद्वार जल लेने ना आए जी, उसको किस तरह से देखते हैं आप और क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे उन भोले के भक्तों को? शासन का जो भी आदेश रहेगा वो सर्वोपरि है और उसको मानना चाहिए। सब लोगों को अपने घर बैठ करके महादेव की पूजन करें और सब लोग आराधना करें, इसमें सब लोगों का, देश का और विश्व का कल्याण हो। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज रुद्राभिषेक चल रहा है पूज्य गुरु जी द्वारा और ये अभी शाम को 6, 7 बजे 8 बजे तक चलेगा। किस तरह की पूजा होती है, किस तरह से अभिषेक होता है, किस तरह से जल चढ़ाया जाता है? सुबह 6, साढ़े 6, 5 बजे बैठ जाते हैं पूज्य गुरु जी एक आसन लगा करके। उसके बाद में श्रृंगार
जलाभिषेक गंगा जल द्वारा, कई हजारों लीटर गंगा जल द्वारा अभिषेक होता है। फिर नित्य रोज अलग अलग श्रृंगार पूज्य गुरु जी द्वारा किया जाता है महादेव का। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के नारनौंद में गांव खेड़ी जालब में खाप के सभी गांवों की एक पंचायत खाप प्रधान रामफल जांगड़ की अध्यक्षता में हुई और जिसमें मृतक बलजीत के हत्यारों को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान सभी वक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई और मामले की जाँच गठित SIT की टीम पर कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने खेड़ी चोपटा में तत्कालीन चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही और इस कड़ी में उन्होंने CM के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा खाप ने यह भी निर्णय लिया कि सोमवार को हांसी के ASP से मिलकर के केस में अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी और वहीं खाप के सदस्यों ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और बता दें कि खेड़ी जालब निवासी 50 वर्षीय बलजीत की 2 जुलाई को जमीनी विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंचायत के लोगों की कुछ मांगे थी जो FIR में बाई नए मुलजम हैं उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कुछ चौकी के मुलाजमों के प्रति उनमें रोष था। तो जो FIR में बाई नेम हैं उनमें कुछ तो अरेस्ट हमने पहले कर चुके हैं, बाकी सबको गिरफ्तार करने का प्रयत्न जारी है। काफ़ी प्रेशर उन पर बनाया हुआ है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और जो चौकी के मुलाजमों के प्रति उनका जो रोष था उनको सभी का तबादला यहाँ से कर दिया गया है। सर जो जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी है। कोई समस्या हमारे को लगती नहीं कि कोई भी ऐसी कोई बात है। खेड़ी चौकी के इंचार्ज जो सुरेंद्र उनके खिलाफ मुकदमा की मांग की है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि उसकी इन्वॉल्वेशन हो। बाकी फिर भी अगर भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो सुरेंद्र ही नहीं, चाहे कोई भी हो, हर एक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे पब्लिक मैन हो चाहे एम्प्लॉई, जो सब बराबर। पंचायत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रशासन जो है इसको केस को सारे को मोल्ड कर रहा है। इसके ऊपर SIT गठन करके इसको दूसरी तरफ मोड़ देना चाहता है। जब पता है कि आरोपी फला व्यक्ति है, खड़ गांव से हमारी अपनी बहन थी फूली देवी और उसका लड़का उसका दोता यहाँ करके गोलियां चलाता है। नारनौंद के कुछ लड़के थे वो यहाँ का आकर के नाजायज़ कब्जा करना चाहते थे। इसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और हमारा अपना भाई की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्य आरोपी आज भी बाहर हैं, 10 दिन बीत चुके हैं, किसी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जो कुछ गिरफ्तार हुए हैं वो अनजान लोग थे, उन्हें इस मसले का पता ही नहीं कि असलियत क्या है। जिनके हमने FIR में नाम दर्ज करवाए वो सभी बाहर हैं अभी तक। पंचायत में फैसला है कि जो भी मुख्य आरोपित हैं जिनके FIR में नाम है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। खाप पंचायत कोई भी किसी भी प्रकार का उचित फैसला आगे मीटिंग में ले सकती है। को पता है कि चाहे हमें आंदोलन लड़ना पड़े, चाहे धरना रखना पड़े, चाहे कोई चौकी फूकनी पड़े, चाहे तहसील लेनी पड़े, हम किसी भी प्रकार की कोताही। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रेलवे रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के सौंदर्यीकरण के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार दलित समाज सौंदर्यीकरण में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में फिर से अंबेडकर चौक पर दलित समाज के लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक उपवास रख धरना प्रदर्शन किया और समाज के लोगों ने निगम प्रशासन से बाबा साहेब की मूर्ति फाइबर की जगह पत्थर की
लगाने और टाइल्स की जगह मार्बल लगाने की मांग की है और चेतावनी भी दी है। अगर मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कानपुर गोलीकांड में गैंगस्टर विकास दुबे के 2 साथियों को महाराष्ट्र एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है और आरोपी के नाम गुड्डन त्रिवेदी और सोनू तिवारी हैं और दोनों घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे। और एटीएस द्वारा पकड़ा गया गुड्डन त्रिवेदी कानपुर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपना फोन गांव के पास ही एक दुकान पर छोड़कर के फरार हो गया था और गुड्डन अपने ड्राइवर के साथ द्वितीय तक कार से वहां पर आया और फिर वहां से ट्रक के जरिए नासिक और फिर दूसरे ट्रक के जरिए पुणे तक पहुंचा। और थाने तक पहुंचने के बाद गुड्डन त्रिवेदी जब थाने में पहुंचा तो वहां पर अपने जानने वालों के घर पर रुका और यहां से वो पुलिस की हर कार्रवाई की खबर टीवी के माध्यम से ले रहा था। और शनिवार को एटीएस की जुहू यूनिट को जानकारी मिली कि कानपुर शूटआउट केस में फरार अभियुक्तों में से एक मुंबई में से वो एक है और मुंबई में है। और इसके बाद ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू की गई। एटीएस जुहू यूनिट ने ठाणे में जाल बिछाकर और आरोपी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को पकड़ लिया। Still at large, ATS Maharashtra had received information regarding one accused on the run and has come to Mumbai Thane area looking for a hideout. ATS Maharashtra has apprehended this wanted accused Guddhan Trivedi today along with his driver from Polchet Thane area. Uttar Pradesh police is being informed about the same. कोरोना वायरस के संक्रमण काल में उमस भरी गर्मी के बीच लखनऊ शहर पर आज टिड्डी दल ने भी अपना कहर बरपाया और करीब 6 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल उन्नाव के रास्ते लखनऊ में घुसा और करीब आधे घंटे तक लखनऊ से होता हुआ टिड्डी दल बाराबंकी पहुंचा, जहां पर टिड्डियों ने खेतों में आक्रमण कर दिया और किसान खेतों में थाली बजाकर बचाव करने में जुट गए। हरियाणा के चरखी दादरी के दर्जनों गांवों में टिड्डी दल के हमले के चलते किसानों को उनके फसल में काफी नुकसान हुआ है और क्षेत्र में गांव बीजना, चंदेनी, रामलवास, गोकल जैसे दर्जनों गांवों में लाखों की संख्या में टिड्डियों के आने से किसानों की कपास, बाजरा, ग्वार की फसलों में बहुत नुकसान हुआ है। और गांव चंदेनी के सरपंच प्रतिनिधि राजवीर सिंह ने यह कहा है कि किसानों की ओर से कड़ी मेहनत करके फसल तैयार की जाती है, लेकिन टिड्डियों के आने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से दवा का छिड़काव भी किया गया, लेकिन टिड्डी दल का फसलों पर हमला जारी है। और इस कड़ी में किसान अतर सिंह ने यह बताया कि सभी किसानों की मांग है कि सरकार की ओर से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए और जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। अपना सनानी गांव की सीम है, ये रामनिवास गोकल तीनों सीम लागे हमारे गांव की, और इसमें टिड्डी दल जो है पूर्ण रूप से छा रहा है। जो नुकसान रात भर आपको दिखाते हैं, जितना भी है नुकसान हो रहा है, बाजरा भी खा रखा है और ये कपास में नुकसान कर रखा है इसने। तो हमारी प्रशासन तो ये है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए, मुआवजा दिया जाए। कल हमारे गांव में लगभग 4 बजे के बाद ये टिड्डी दल आया। पूरा गांव इसमें मुस्तैद है। हर एक खेत वाला अपने खेत में किसी तरह से भी मतलब थाली या पीपों की आवाज़ करता है। ट्रैक्टरों का भी सायरन बजाया, लेकिन इस टिड्डी दल पर कोई असर नहीं पड़ा। ये दल सबसे ज़्यादा चनानी का सादाना दौड़ से लेके इस तरफ रामवास की ज़मीन, इस तरफ गोकल की ज़मीन, दूसरी तरफ रामलवास की ज़मीन, इसमें सक्रिय है। प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन ने कल रात को दवाई का छिड़काव किया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। अब मेरी या सभी ग्रामवासियों की तरफ से यही अर्ज है कि जो टिड्डी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गवर्नमेंट की तरफ से की जाए। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अभी फिलहाल मतलब टिड्डी दल यहीं बैठा हुआ है, छिड़काव के पास भी बाद भी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा, उड़ नहीं रही है अभी। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोरोना पॉजिटिव युवक ने कोविड अस्पताल की पोल खोल दी है और पॉजिटिव युवक धर्मेंद्र गंगवार राजश्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। और युवक ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ के मरीजों का भी ये कहना है कि डॉक्टर भी समय पर देखने उन्हें नहीं आते हैं।
तो जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, इस महामारी के चलते लगातार सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस महामारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और कोई भी उपचार अभी तक नहीं है। लेकिन इस बीच लगातार तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही हैं। और बरेली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने ये वीडियो बनाया और इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर गंदगी है और जिस तरीके से वहां पर जो मरीज शिफ्ट किए गए हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर्स भी टाइम पर उन्हें देखने के लिए नहीं आते हैं। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फतेहगढ़ साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहगढ़ साहिब से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर कोरोना का बम फूटा है। ये बड़ी खबर, कोरोना महामारी लगातार फैल रही है और आज 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। लगातार यहां पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फतेहगढ़ साहिब से एकदम से 20 मामले सामने आए हैं। 20 नए मामले कोरोना के सिर्फ फतेहगढ़ साहिब से सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लगातार जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की चपेट में लोग आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और आज 20 नए मामले फतेहगढ़ साहिब से सामने आए। पंजाब में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच फतेहगढ़ साहिब में कोरोना का बम फूटा है और यहां से 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ये बड़ी खबर, सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है और जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनके लिए भी अब छानबीन शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी बेहतर, लेकिन तमाम एहतियात बरतने की अपील की जा रही है सरकारों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसी की वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादा संख्या में फैल रहा है। ज्यादा संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और इसी का नतीजा फतेहगढ़ साहिब में अब कोरोना का बम फूटा है। 20 नए मामले सामने आए हैं। कृष्ण वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से ये 20 मामले एकदम से सामने आए फतेहगढ़ साहिब में? हतेंद्र जी, ये जो 20 मामले हैं डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ से आए हैं। छोटे छोटे कस्बों से जैसे और मानव फलता अमरोड से आए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जो इन लोगों के संपर्क में आए होंगे उनकी जांच के लिए, उनकी खोजबीन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? ये जो रिपोर्ट है ये तो रात को आई है। जो इसके बारे में अब जो पूरी जानकारी है वो हमें सुबह ही मिलेगी। हम सुबह ही बता सकते हैं कि प्रशासन इसके बारे में क्या कर रहा है। जी कृष्ण जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में कोरोना का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। फतेहगढ़ साहिब में 20 नए मामले सामने आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक नर्स ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मृतक पति की पत्नी समेत 7 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला नर्स का आरोप है कि उसका पति उस पर शक करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसी कैमरेज के आधार पे और जो सीडीआर्स हैं उनके आधार पे हम लोगों ने इंटरोगेशन शुरू किया। तो फिर ये मालूम चला कि जो इनकी पत्नी हैं संगीता उइके, उन्होंने अपनी जो एक दूर की रिश्तेदार हैं कम्मो उइके, जो ग्राम छाता की रहने वाली हैं, उनके साथ मिलके और उन्हीं के गांव के 5 और आरोपियों के साथ मिलके ये मर्डर प्लान किया था। और जो मिसिंग पर्सन है इसको एक निजी कार्यक्रम में 28 तारीख को लेकर आए थे और जो थाना चिचोली में है, और वहाँ से फिर ये पर्सन जो है मिसिंग हो गया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तत्काल जो है तत्परता से किया गया और सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर जो है मृतक की बॉडी हम लोगों ने 10 तारीख को बरामद की है, झाड़ियों में जो छिपी हुई थी। और सारे जो आरोपी, इसी में शुरू करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से बड़ी खबर, गहलोत सरकार का संकट बढ़ गया है।
सचिन पायलट मनाने में कांग्रेस नाकाम साबित हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट। यह बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से एएनबी न्यूज लगातार इस खबर पर कवरेज कर रहा है और अपने दर्शकों को ताजा जानकारी दे रहा है, और इसी बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को यह बता रहा है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं गहलोत की कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। कुर्सी जो है वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, और अब ये बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट, और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कल ही सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है इस वक्त की। ये सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये खबर सामने आ रही है, लेकिन इस खबर में कहीं ना कहीं ये खबर कहीं ना कहीं पुष्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं ने आज ट्वीट किए, बयानबाजी देखने को मिली, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक लंबी मुलाकात सचिन पायलट की हुई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान से नाराज दिखे सचिन पायलट, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, और इसी बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आला कमान है, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं असफल दिखाई दिया है सचिन पायलट को मनाने में। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक इस वक्त की ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार अब जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार एएनबी न्यूज कहता रहा है कि अब राजस्थान में गहलोत की कुर्सी छीनती हुई दिखाई दे रही है। सियासी भूचाल राजस्थान में है, और गहलोत की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं हिलती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, राजस्थान में गहलोत सरकार का संकट बढ़ गया है, अल्पमत में सरकार चली गई है। जिस तरीके से दावा किया है सचिन पायलट ने कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं, और निर्दलीय विधायक भी कुछ उनके साथ हैं, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं रुझान देखने को मिल रहा है, और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। जिस तरीके से ट्वीट हमने देखे बीजेपी नेताओं के, बयान हमने सुने बीजेपी नेताओं के, साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अब झुकाव होता जा रहा है सचिन पायलट का। इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, ये जानकारी कि सचिन पायलट कल ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए हितेंद्र, एएनबी न्यूज सबसे पहले दावा कर रहा था, दिन में 1 बजे हम दावा कर रहे थे इस बात का कि सचिन पायलट वो व्यक्ति है जिनके दोनों हाथों में सत्ता की गेंद है, और अगर जी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलता है, इस तरह आज राहुल गांधी ने केवल फोन पर टाल दिया जी सचिन पायलट को, फोन पर सचिन पायलट को टाल के रणवीर सुरजेवाला को और अजय माकन को बुला के कहा कि जाओ जाके देख के आओ सचिन पायलट के संग कितने आदमी है, ठीक है जी। तो ये बात सुन के कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी अच्छा लगा जब उन्हें ये बात पता लगी कि रणवीर सुरजेवाला और अजय माकन तय करेंगे कि मेरे साथ कितने आदमी है कितने नहीं है जी। ये बेइज्जती है, आप एक ऐसे यूथ की बेइज्जती कर रहे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में सीएसआर फंडिंग का जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग होती है उसका एजेंडा देश को दिया सीएसआर फंडिंग का। आप उस केंद्रीय मंत्री जो यूपीए सरकार में टॉप केंद्रीय मंत्री रहा, जिसने अपने कार्यकाल में नए एजेंडे दिए, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से यूथ को डिनाई करने के बाद कहीं ऐसा लगा सचिन पायलट को कि अगर इस तरह की बेइज्जती की जा रही है, इससे अच्छा है बीजेपी के संग मिलकर काम करूं और बीजेपी के साथ मिलकर नए अपने एजेंडे को लागू करूं, जिससे कहीं देश में विकास की नई परंपरा आगे बढ़े। जी चंद्रशेखर पायलट ने तय कर लिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया में उनके मन में जो कहीं एक बात थी, शंका थी, उस शंका को दूर करने का काम किया और मोहर लगा दी कि नहीं, आप यहाँ पे बेहतर काम कर सकते हैं, और दोनों का जो संवाद रहा, संवाद में दिशा तय कर दी। और कल हो सकता है कि कहीं आपको ये अभी एएनबी न्यूज पहले से ही सूचना दे रहा है कि कल कहीं ऐसा हो कि राजस्थान में चौंकाने वाली खबर आपको मिले कि जो बी टीम बीजेपी की जो बी टीम खेल रही है, उस बी टीम को हटा के एक नई टीम, जो पुरानी जो टीम है वसुंधरा राजे की वापसी कल हो सकती है, और वसुंधरा राजे ही शायद दुपट्टा जो भाजपा का दुपट्टा है वो सचिन पायलट के गले में पुष्ट है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जेपी नड्डा की मौजूदगी में
कल सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने यह दावा भी किया है कि 30 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में पूंजी कंपनियों ने स्थानीय निवासियों को भारी चपत लगाई है। निवेशकों ने करोड़ों रुपए हड़पने वाली कंपनी शिवाजी ग्रुप का संचालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब कंपनी अनी बुलियन के एमडी समेत 7 लोगों के विरुद्ध कोतवाली नगर में मामला दर्ज किया गया है और कंपनी के पदाधिकारियों पर निवेशकों के पैसे हड़पने और उन्हें धमकाने का आरोप भी लगा है। इस पूंजी कंपनी के खिलाफ पहले से ही कुमारगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं और वहीं अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी ने बताया है कि पूंजी यानी बुलियन के विरुद्ध पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है और ताजा मामला नगर कोतवाली में मुकदमा यहां पर दर्ज करवाया गया है और कंपनी के पदाधिकारी निहारिका अपने आप को IFS बताती है और कई जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी फोटो दिखा करके निवेशकों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है और इस मामले में कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट का काम कराती थी, जिसके डायरेक्टर मिस्टर अजीत कुमार गुप्ता थे। इन्होंने अनी बुलियन के अलावा आई विजन के नाम से भी इन्होंने कंपनी बनाई और उसमें भी हजारों निवेशकों को पैसा इन्होंने निवेश करवाया, जिनमें मैं भी एक हूँ। कंपनी द्वारा पैसा देने को लेकर लगातार आनाकानी की जा रही है, पैसा मांगने में धमकी दी जाती है और लगातार समय लिया जा रहा है। परेशान है और क्या पूरा प्रकरण क्या कैसे? हाँ भैया, हम एनी ग्रुप द्वारा हम हीर कौशलपुरी कॉलोनी में विजय शंकर पांडे नाम हमारा, हम रहते हैं, बैंक से हम रिटायर्ड हैं। तो हमसे संपर्क किया था इन्होंने गोस्वामी ने, सुकुमार गोस्वामी और अजीत गुप्ता, इन्होंने लोग आए थे तो हमारे बैंकों में बैठे और इन्होंने हमको नाना प्रकार के कागजात दिखाए, ब्रोशर्स दिखाए, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंपनी है और किसी प्रकार कोई झूठ नहीं हो। 8-10 साल से हमारी कंपनी लगातार। पेमेंट आपको मिला या नहीं? पेमेंट हमको बिल्कुल नहीं मिला और उसको ये टालते रहे, बोले कि इस समय कंपनी थोड़ा परेशानी में आ गई है, 1 महीना रुकी और हम 100 करोड़ रुपए हम इधर से ले रहे हैं। पता राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों की घोषणा प्रदेश स्तर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की है, जिसमें PPI UCD लगाने में सीकर जिला प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा है और वहीं व्यक्ति पुरस्कार के तहत मोकलवास सब सेंटर पर कार्यरत ANM रीना का 25 पुरुषों और 20 महिलाओं को नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करने पर चयन किया गया है और उसे 5,100 रुपये की राशि का चेक भी दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दर्जनों युवा एक मकान पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है। हमारी टीम की पड़ताल में ये वीडियो गांव शाहलमपुर का पाया गया है, जहां पर पतंग उड़ाने को लेकर के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दे डाला और इस पत्थरबाजी की घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के एक लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उसने जो है भतीजे को भी उल्टी सीधी गालियां दी। अब जब उल्टी सीधी गाली दी तो मैंने कहा बेटे क्या बात है, इतने टाइम से तू गाली दे रहा है? मैं भैया जो हो गया वो हो गया, अब तू घर को जा। तो बोला कि
तू क्या करेगा मेरा? और तू जरा नीचे को उतर, क्या मैं तुझे बताऊँ? अब सर मुझे ये पता ना थी कि ये प्लान इनका बना हुआ पहले से ही है। मैं बोला बेटे मैंने कहा चला जा, ऐसी बात ना करते, ये पतंग का मामला है, मान जा। मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैं साहब मुझसे बोला कि तू नीचे को तो आ उतर के। मैं साहब ये सोच रहा है कि शायद मेरे को नुकसान दिखाएगा अपना। वो अड्डे चल रहे हैं, जैसे हमारा बच्चा मान लो कि ऐसे मारपीट हो रही थी तो उनका बच्चा मान उनके जो खेती है उनके हवेली के बराबर में है, तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे को मार रहे हैं, यानी कि हमारा बच्चा पिट रहा था, लेकिन उन लोगों ने सोचा बोले हमारे लड़के को मार रहे हैं। तो वो लोग जो मान लो हमारे भी जब मारपीट होती है बच्चों में तो देखने वाले पहुंच जाते हैं, तो भीड़ को देख के वो लोग जो है मान लिया छत पर चढ़ गए और हमारे ऊपर, हमारे जितने लोग थे उनके ऊपर अध्यवारिश उन्होंने करने शुरू। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे यार्ड में लेबर के लिए बने सेट्स में आग लग गई और भीषण आग के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए और आग की लपटें बढ़ती जा रही थी और माहौल की गंभीरता को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी और मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हरियाणा के भिवानी जिला के लोहारू उपमंडल में बिठन और सेहर गांव के आसपास के खेतों में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया और दिन भर किसान टिड्डियों को अपने खेतों से उड़ाते रहे, लेकिन शनिवार रात होते ही टिड्डियों ने बिठन और चहड़ कला गांव में बीच में खेतों में पड़ाव डाल लिया और पड़ाव की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री जेपी दलाल के निर्देशानुसार जिला उपायुक्त अजय कुमार और लोहारू के एसडीएम जगदीश चंद्र समेत कृषि विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कई जिलों की आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां बुला करके ऑपरेशन टिड्डी नियंत्रण शुरू किया गया। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि पूरे प्रबंध के साथ टिड्डियों का सफाया किया जाए और कृषि मंत्री ने किसानों से सहयोग करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि टिड्डी दल से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस साल जो है टिड्डी दल का प्रकोप रहेगा और किसान भाइयों का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी जितना भी ये टिड्डी दल है इसके जो सुरक्षा के उपाय यही हैं, किसान भाई दिन में अपने खेत में ना बैठने दें, वो डीजे बजाएं, आवाज़ करें, थाली बजाएं, ड्रम बजाएं और जहाँ रात कोई बैठेगी उसकी सूचना विभाग को दें और इसको रात को ही मारने के लिए विभाग जो है अपनी पूरी तैयारी रखेगा। टिड्डियों से नुकसान हुआ तो किसान को क्या? जो नुकसान होगा उसकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की हिदायत दी है। उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार को चाहिए कि तेलंगाना में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग में तेजी लाए। किशन रेड्डी ने बताया है कि कोरोना के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 215 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इसके अलावा कंटेनमेंट जोन स्थापित करने और लॉकडाउन को लागू करने की केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पूरी आज़ादी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल जाने के लिए लोग डर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधन मनमाने ढंग से मरीजों से फीस वसूल रहे हैं। तो जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा और कोविड-19 के जिस तरीके से वहां पर प्रसार हो रहा है और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और जिस तरीके से निजी अस्पताल अपने मनमाने ढंग से रकम वसूल रहे हैं मरीजों से, उस पर लगाम लगानी चाहिए। जल जीवन मिशन में सुलह विधानसभा के प्रत्येक घर को नल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी है। परमार ने शनिवार को थुरल क्षेत्र में जारी विकास कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और इससे पहले अध्यक्ष ने थुरल के मुख्यमंत्री राहत कोष से 18 लाभार्थियों को 3,60,000 के चेक भी वितरित किए। शुरू हो चुके हैं, पर आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, प्रधान जी ने बहुत विस्तार से बात कह दी। उपलब्धियां इसलिए गिनाई जाती हैं क्योंकि वो जनता की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है और इसके लिए जालौन पुलिस सख्ती से तैनात है और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है और हमारे संवाददाता नीलेंद्र राजावर ने लॉकडाउन को लेकर के जालौन के गोहान थाना प्रभारी राजीव वैश्य से खास बातचीत की है। आपके द्वारा लॉकडाउन का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है? लोगों को समझाकर कराया जा रहा है तथा बताया जा रहा है कि इससे क्या बीमारी और बीमारी से क्या नुकसान है जी। हर तरीके से अगर वैसे नहीं मान रहे हैं जी, अगर समझाने से मान नहीं रहे हैं तो उनको जबरदस्ती खाने लगाया जा रहा है जी, वहाँ मनवाया जा रहा है जी। तो आपके द्वारा जो पालन लॉकडाउन का कराया जा रहा है और जो बिना मास्क के आपको चेकिंग के दौरान मिल रहे हैं उनके खिलाफ आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जो बगैर मास्क के हैं उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि उस पर 500 रुपये का जुर्माना है, तो वो भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है, जुर्माना भी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल लुधियाना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को वेरका से दूध महंगा मिल रहा था। करीब 5 करोड़ रुपए का घाटा एसजीपीसी का हो रहा था और इसी वजह से महाराष्ट्र की कंपनी को टेंडर इस बार दिया गया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 38 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 42 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 42 रुपये। उत्तराखंड के रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर चोर से लाखों के जेवरात और 10,000 की नकदी बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी शिव कुमार चाव मंडी रुड़की का निवासी है, जो कि टैक्सी चलाने का भी काम करता है और लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आरोपी शिव कुमार ने रुड़की निवासी निशांत चौहान के बंद मकान से 27 तोले के कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है और इसके अलावा 10,000 की नकदी भी चोरी की थी। इस बाबत एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने यह बताया है कि आरोपी शिव कुमार बेहद शातिर है और जिसका पुराना इतिहास भी पुलिस से खंगालने में जुटी हुई है। 21 मार्च से 30 अप्रैल के बीच वादी निशांत चौहान लॉकडाउन के कारण सहारनपुर में फंसे हुए थे। 1 मई को वापस आने पर उन्हें पता चला कि उनके घर से लगभग 27 तोले जेवरात और 10,000 रुपये नकदी की चोरी हो चुकी है। इस संबंध में उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। कोतवाली गंगनहर की टीम के द्वारा और सीआईयू रुड़की टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इस संबंध में उक्त अभियुक्त शिव कुमार सन ऑफ चरण सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उसकी निशानदेही पर घर के सिस्टर्न से रखे हुए लगभग 17 तोले जेवरात बरामद किए और IIFL गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस IIFL गोल्ड लोन में लगभग 84 ग्राम और मुथूट फाइनेंस में लगभग 23 ग्राम सोना उनके द्वारा गिरवी रखकर उन पैसों से एक फोर्ड फीगो कार खरीदी गई थी। उक्त कार को भी कब्जे पुलिस लिया गया है। साथ ही जो भी सर्टिफिकेट्स गिरवी रखे हुए कागजात थे वे सभी सर्टिफिकेट। हरियाणा प्रदेश के व्यापारी प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय बैठक टोहाना में हुई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में प्रदेश में हर रोज हो रही लूटपाट, फिरौती, चोरी की वारदातों और अन्य व्यापारी उद्योगपतियों की समस्याओं पर विचार भी किया गया। भुना के व्यापारी को गोली मारने और राकेश सिंगला से 10 लाख की फिरौती मांगने वाले अपराधियों को 19 दिन बाद भी ना पकड़ पाने के मामले को लेकर के विरोध में 22 जुलाई को भुना पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा और उसके बाद भी पुलिस द्वारा अपराधी अगर नहीं पकड़े गए तो 22 जुलाई को ही फतेहाबाद जिला और हरियाणा बंद का आह्वान भी किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बार फिर से एक दलित नाबालिग युवती 2 युवकों की हवानियत का शिकार हो गई। मामला नरसिंहपुर के गोटे गांव थाना के अंतर्गत कुमछोर गांव का है, जहां पर 16 साल की दलित युवती को गांव का ही संतोष पटेल और उसके साथी घर से अपहरण करके गांव के बाहर स्कूल के पास ले गए और जहां पर आरोपियों ने पहले नाबालिग के साथ जमकर मारपीट की और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की गई। मारपीट से पीड़िता बेहोश हो गई, जिसके बाद हैवानों ने कांच की बोतल फोड़ करके उसके शरीर पर कई बार हमला किया गया और मौके से वहां से फरार हो गए। इस बारे में पीड़िता का कहना है कि आरोपी संतोष पटेल कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, जिसकी शिकायत वो गोटे गांव थाने में करने गई थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। और हालांकि अब मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और नरसिंहपुर के अजाक थाने में परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366A और हरिजन एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू की गई है। आज सुबह 3-3:30 बजे मैं बाथरूम के लिए उठी। बाथरूम करके मैं वापस आ रही थी तो पता नहीं 2 लोग थे कि 3, उन्होंने आके मेरा मुंह बंद किया, मेरे को वैन में ले गए और पास में स्कूल है, सुनसान जगह है, वो उधर ले जाके खंबे के इधर मेरे को ऐसा धक्का दे दिया, मेरे सिर में लग गया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पेट में 2-3 लातें मारी और दारू का जो पौआ होता है उन्होंने मेरे हाथ में मारी। हाथ में तो वो फूटी नहीं, लेकिन उन्होंने वही खंबे से मार के मेरे गले में भी मारा, हाथ में भी मारा और इधर इस हाथ में भी मारा। मेरे साथ फालतू की हरकतें करने की कोशिश भी की उन्होंने और उसके बाद उनको लगा कि कोई आ रहा है तो उन्होंने मेरे सीने में 2-3 लातें मारी, पेट में भी फिर से लातें मारी। उसके बाद फिर वो शायद भाग गए, फिर मुझे याद नहीं है। फिर मेरे को 1-1.5 घंटे बाद याद आया, होश आया तो मैं रोई, चिल्लाई बहुत ज़्यादा। फिर साइड में एक भैया रहते हैं तो वो आए, उन्हें देखा, फिर वो मेरे घर गए, मेरे पापा आए, फिर पापा मेरे को गोदी में उठा के लेके गए। मेरे को फिर याद नहीं, बेहोश हो गई मैं। जोर जबरदस्ती की 2-3 दिन पहले धमकी भी दी कि हम जान से मारेंगे, जान से मारेंगे, हम मम्मी को भी और लड़की को भी जान से मारेंगे। तो वो लोग नहीं मालूम कितने बजे उठा कर ले गए, ज़बरदस्ती की और जान से मारने की कोशिश की। कुमजोर जो गांव है थाना ये गोटे गांव के अंतर्गत एक पीड़िता की माने आज शिकायत आवेदन पत्र हमें दिया है, जिस पर ये जो घटना है इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर किन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया? धारा 363, 366A और ST/SC एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे जा। हिमाचल सरकार ने टूरिज्म के लिए प्रदेश को खोल दिया है और लेकिन अभी भी पर्यटक होटलों में आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला टूरिज्म एक्टिविटी के लिए जारी SOP को रिवाइज करने की मांग कर रही है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की ओर से टूरिज्म एक्टिविटी खोलने के बावजूद पिछले 6 दिनों में कोई भी होटल बुकिंग नहीं आई है और ऐसे में SOP में लगाए गए अनुचित प्रतिबंध हटाए जाएं। और इसके साथ ही कोरोना के मामलों को देखते हुए एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि 31 जुलाई तक होटल बंद रखने का फैसला लिया गया है। और वहीं एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जो होटलियर्स वर्तमान SOP के तहत होटल खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। होटल एसोसिएशन की कल मीटिंग में निर्णय ये है कि ये जो SOPs हैं ये होटल एसोसिएशन को मंजूर नहीं है। जो मैंने सारी बातें की हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर अमेंड कीजिए। जो 5 दिन का कंपल्सरी आप गेस्ट को कह रहे हैं रुकिए,
उसको हमारा एक्सपीरियंस है 2-3 दिन से ऊपर नहीं रख सकता, उसे आप 2 दिन रखिए। कोई भी गेस्ट 5 दिन की कंडीशन पर नहीं आना चाहेगा। नंबर 2, गाड़ी का जो उन्होंने बोला है कि एक सर्टिफिकेशन सैनिटाइज का देके आए, वो गलत है। वो आप गेस्ट को एक ड्यूटी उसकी लगाइए कि वो सेल्फ गाड़ी को सैनिटाइज करके सेल्फ सर्टिफिकेट कीजिए। तीसरा, हमारे होटल में हमें ये ना बोला जाए कि बीमार आदमी को रखें और उसके बाद बीमार के बाद वो होटल सील करने का और होटल के अगेंस्ट कोई पैंडेमिक एक्ट के अंदर, डायरेक्टर एक्ट के अंदर कोई पॉजिटिव एक्शन लिया जाए, तो वो ना लिया जाए। तब तक कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भेजी है, हमने ईमेल की हैं सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म को भी, और तब तक हमने ये निर्णय लिया है कि 30 जुलाई तक हम होटल को बंद रखेंगे। इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ होटल्स अगर जो प्रिवेलेंट FOPs है उसको पूरी करके उसे एक्सेप्टेबल है वो खोलना चाहते हैं, तो उनको पूरी छूट है, खुली छूट है, वो अपने होटल को उन FOP को। यूपी के संभल में सरेआम हुए ट्रैक्टर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों समेत लूटा हुआ ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया है। और ट्रैक्टर मालिक पर जानलेवा हमला कर ट्रैक्टर को ले जाने का ये मामला जनपद संभल की कोतवाली गुन्नौर इलाके में नरोरा असदपुर रोड का है। घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर को रिपेयर कराने गए मालिक पर बदमाशों ने हमला कर दिया था और उसके बाद ट्रैक्टर को बदमाश लूट करके ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए लूटे गए ट्रैक्टर को भी बरामद किया और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो जिस तरीके से ट्रैक्टर मालिक के साथ मारपीट भी की गई और उसके बाद ट्रैक्टर लूटने का यह मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही थी और पुलिस ने अब 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया गया है। हरियाणा के नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और बता दें कि नूंह जिले में कोरोना के अब तक 73 एक्टिव मरीज हैं और जिले में अब तक कोरोना के 306 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 231 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। डॉक्टर, पिछले 24 घंटे में कितने नए केसेस सामने आए हैं, कितने लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, कितने अवेटेड हैं, कितने अब तक टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं, एक डेथ भी हुई है महिला की, क्या कहेंगे? हमारे जो टोटल केस हैं 306 हो गए हैं। कल शाम को और आज सुबह मिला के टोटल 12 और 5 17 केस थे, जिसमें से एक डेथ है, 16 वैसे हैं। और जो रिकवरी है वो आज की 19 मरीज हैं। एक्टिव हमारे अब 73 हैं और डिस्चार्ज हमारे 231 हो गए हैं। इसके अलावा जो सैंपल्स हैं हमारे 9000 से ऊपर हो चुके हैं और जो सैंपल अवेलेबल हैं वो 163 हैं। इनकी रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां पर कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। सीबीगंज के बंडिया गांव में कुत्तों के झुंड ने 7 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया और शोर सुनकर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और बच्ची को कुत्तों से छुड़वाया गया। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसके बाद से गाँव में डर का माहौल बना हुआ है। वो लड़की गिर गई, छोटी वाली, बड़ी वाली भाग के जो दूसरे लोग मच्छी मार रहे हैं, सुबह मच्छी देखने गए तालाब में को, तब उसके पास भाग गई लड़की और छोटी वाली उसे कुत्तन ने पसार ली। और बड़ी वाली लड़की बेजात तलाएगा ही भाग गई, दूसरे इंसान को लाई बुलाकर ये हमारी बहन काट ली कुत्तन ने। बेभाग का है तो उन्हें ढीला मारे जैसे गीली मच्छी। कहते हैं कि सावन में भगवान शिव धरती पर आते हैं और पूरे सावन जो भी भक्त शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाता है उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान आशुतोष बहुत दयालु हैं और यही वो देवों के देव महादेव हैं जिनकी कृपा सदा सभी पर बनी रहती है। भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर आते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार और शिव पुराण में भी इसका साक्षात वर्णन है। अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि आज पूर्णिमा है, 4 दिन पूर्व एकादशी था। एकादशी देव शयन एकादशी थी। महादेव के ऊपर सारा कारोबार छोड़ करके नारायण शयन में चले गए हैं, नारायण विश्राम में चले गए हैं।
इसका अर्थ यह है कि देवसैनी एकादशी के दिन श्रीमन नारायण विश्राम में चले गए, भगवान को पालन, सृजन और संहार तीनों का कार्य दे दिया है नारायण ने कि ये तीनों काम आप करेंगे। महादेव का ससुराल, महादेव हमारे हरिद्वार से आप ये कह सकते हैं कि उस हमारे हरिद्वार में भगवान शिव का निवास है। सावन में 1 महीने दक्ष प्रजापति जी के आग्रह से महादेव ने यह वचन दिया कि मैं पूरे वर्ष तो नहीं, 12 मास तो नहीं, लेकिन मैं 1 मास सावन पर्यंत हरिद्वार में, मायापुरी में, दक्ष प्रजापति में निवास करूंगा। यहाँ भगवान का वास होता है। और बाकी जो हरिद्वार वाले जो है, हरिद्वार में जितने भी हमारे एक छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ ये पिछले जन्म का भाग्य है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।